नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि संघर्ष करते वक्त कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के वक्त इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारी दुनिया ही साथ होता है। तो बाबू मेरे, मैं आप सभी के लिए जो है कि साइंस का 500 से प्लस क्वेश्चन जो कि गैस किया हूँ, जो कि आपको इनमें से बहुत सारा प्रश्न जो कि लर्न होगा, और जो भी प्रश्न याद नहीं है उसको अपने माइंड में जो कि अच्छी प्रकार से सेट कर लेना है, क्योंकि इस बार एग्जाम में जो है कि इसी से प्रश्न आएगा। क्लियर है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बल्कि आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो आपको नहीं याद है उसको आप जो को क्या करना है, लर्न कर लेना है, और कॉपी पे जो कि नोट करते जाइए। बार बार वीडियो को देखिए, ताकि जो कि आप जो सुन करके जो है ना, जितना भाई आपको सुन करके लर्न हो जाएगा, उतना आप जो कि बोल करके इसको लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन करिए, डेली बाय डेली रिवीजन करिए, आपके माइंड में जो कि अच्छी प्रकार से जो कि सेट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कहता निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ध्यान में रखना है, जितना भी क्वेश्चन आपका सही होगा आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर जी मेरा इतना में से जो कि इतना क्वेश्चन प्रश्न जो कि सही हुआ। क्लियर है। तो बताइए विजातीय यौगिक कौन है। चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। फटाक से बताया इसका जो कि विजातीय यौगिक कौन है। तो भाई इसका विजातीय यौगिक की बात करो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। फटाफट देख लेता हूँ। कहता निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बताइए किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। कांच, पानी, निर्वात या लोहा। फटाक से बताया इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, तो निर्वात में होगा, यानी कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में होता है। जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ पे प्रकाश की चाल अधिक होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कहता कौन जो है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर बताएं। क्या नाभिकीय ऊर्जा या लकड़ी या फिर गोबर गैस या कोयला। इनमें से राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो आपका जो कि नाभिकीय ऊर्जा होगा। बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा होगा। फटाफट देते जाइए आंसर, है ना। देखिए कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। C2H5OH या C6H6O6 या फिर C6H12O6 या C6H6। तो इसका रासायनिक सूत्र बोलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, C6H12O6। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 5 नंबर देखिए। कहता मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो किस भाग में बनाता है। कार्निया या आइरिस या फिर रेटिना या फिर पुतली। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, तो रेटिना हो जाएगा। तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता CuO+H2 AeroCu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन है या उदासीनीकरण है या फिर रेडॉक्स है। इसका जो कि राइट आंसर बताया क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करो तो अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता वसा का पाचन होता है। बताइए वसा का पाचन किस में होता है, पेप्सिन में या ट्रिप्सिन में या फिर लाइपेज में या फिर जो कि इमाइलेज में होता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो बताया फटाक से क्या होगा, तो लाइपेज में होगा। वसा का पाचन किस में होता है, लाइपेज में होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता आयोडीन, देखिए कहता आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए घेंगा रोग होता है, मधुमेह या फिर सकवरी या फिर एड्स रोग होता है ना। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, घेंगा रोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, घेंगा रोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए कहता है आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। बताइए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 9 नंबर का बताएं। ऑप्शन ए NR या N/R या फिर R/N या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए क्या होगा, NR होगा। फटाफट आप टिक लगाते जाइए, मैं कुछ समय देता हूँ उसमें आप टिक लगा दीजिए, ये होगा। क्लियर है। कॉपी पे लिखते जाइए। अब ऐसे नहीं कि खाते पीते देख रहे हैं, नहीं भाई, पढ़ने के लिए बैठे अच्छी प्रकार से आप कॉपी किताब लीजिए, उसका सही कीजिए कितना सही हो रहा है आपका, है ना। कहता मानव विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, कम से कम। मानव विद्युत जनित में पवन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा या 150 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर प्रति घंटा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताया फटाफट क्या होगा, फटाफट बोलिए क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
आइए देखिए, कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, बताए फटाक से सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होता है, 11 या फिर 10 या फिर 8, फटाफट बताइए, क्या था फटाफट बताइए। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है, यानी कि 11, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता CFC क्या है भाई, CFC क्या, ऑप्शन ए में कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन फ्लोरोकार्बन या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर की बात करें तो फटाफट बताएं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता मानव में डायलिसिस थैली होती है, चलिए बताएं मानव में डायलिसिस थैली किस में होता है, फटाफट बताइए, है ना, तो नेफ्रॉन में या न्यूरॉन में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर इनमें से कोई ना, फटाफट इसका राइट आंसर बताएं, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता निम्न में से पीएच का कौन सा मान जो है कि क्षारक विलयन का मान देता है, क्षारक विलयन का कौन सा मान देता है, 2, 7, 6 या फिर 13, इसका राइट आंसर बताया फटाफट क्या होगा, तो भाई क्षारक विलयन वही देगा जो 7 से अधिक आंसर होगा, तो 7 से अधिक आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान में रखना, क्षारक विलयन का मान वही देगा जो 7 से अधिक होगा, ठीक है, तो 13 राइट होगा, 7 से अधिक ऑप्शन नंबर डी पे 13, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए के या फिर डीएनए आरएनए दोनों, या डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए के या फिर इनमें से कोई नहीं, फटाक से इसका राइट आंसर की बात करें तो फटाफट बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी डीएनए प्रोटीन और आरएनए से जो है कि गुणसूत्र बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो कहता है हीलियम कैसा तत्व है, बताइए हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है या क्रियाशील है या सक्रिय या फिर उदासीन है, तो हीलियम कैसा तत्व है भाई, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अक्रिय है, क्या है, अक्रिय है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपका भी सही होता होगा। चलिए पीतल क्या है बताइए फटाक से, धातु है या अधातु या मिश्र धातु है या फिर उपधातु है, पीतल क्या है फटाफट बताए, तो पीतल भाई आपका मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, तो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो कहता कोशिका में अनुवांशिक जो कि पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, फटाफट बताए, डीएनए है या फिर गुणसूत्र है या जीन है फिर हरित लवक है, फटाफट बताए, कोशिका में अनुवांशिक तो डीएनए है, क्या भाई, डीएनए है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 19 नंबर देखिए, कहता सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, फटाफट बताइए, मीथेन है, इथेन है या प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है, तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो फटाफट बोलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्या होगा, मीथेन हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये इसका जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएं, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग, फटाफट बोलिए क्या होगा, पुंकेसर या अंडप या फिर वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र होगा, राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पुंकेसर यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कि स्थलीय परितंत्र नहीं है, स्थलीय परितंत्र कौन नहीं है, जंगल या फिर एक्वेरियम या फिर घास के मैदान या फिर मरुस्थल, फटाफट बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एक्वेरियम, क्या है, एक्वेरियम, तो ये जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है, क्या नहीं है, एक्वेरियम। क्लियर है। बाकी बात सब स्थलीय परितंत्र है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए इसका जवाब फटाफट दीजिए, ये तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जवाब दीजिए फटाफट क्या होगा, उपचयन है, अपचयन है, संयोजन है या फिर विस्थापन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, भोजन का पाचन उपचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, बताइए अमीबा में होता है या ईस्ट में या फिर मलेरिया या फिर पैरामीशियम में होता है, इसका राइट आंसर बताए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, फटाफट बोलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, फटाफट बोलिए, तो ऑप्शन है मुकुलन या विखंडन या बीजाणु जनन या फिर इनमें से सभी, तो राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विखंडन। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये तो भाई बच्चे को याद होना चाहिए, 1 है या 3 है या 2 है या 4 है, फटाक से बताया इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो कि पदार्थ कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक या उत्पाद या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, फटाक से बताया इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए, तो अभिकारक कहलाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो कहता किस बल्ब से, है ना, 220 भी प्लस 2A की जो कि धारा प्रभावित होता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, बोलिए इसका फिलामेंट का प्रतिरोध कैसा होगा, तो 50 ओम होगा या 11 ओम होगा, 110 ओम होगा या 220 ओम होगा या 440 ओम होगा, फटाफट से राइट आंसर बताए इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। क्लियर है।
यानी कि इसका आधा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर का था, निम्नलिखित में से कौन जो है कि विद्युत का सुचालक है। बताए विद्युत का सुचालक यानी कि अच्छा चालक कौन है। तांबा है, ग्रेफाइट है, चांदी है, या फिर इनमें से सभी। विद्युत का सुचालक क्या, फटाक से बताए। तो राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो जो है कि सभी है। ये तांबा में भी विद्युत जाएगा, ग्रेफाइट में भी, चांदी में भी, ठीक है। यानी विद्युत का सुचालक कौन है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा या बहुत कम होगा, या 3 एम्पियर होगा या फिर 4 एम्पियर होगा। इसका राइट आंसर बताया क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक। जब भी लघु पतन होगा, जब भी शॉर्ट सर्किट लगेगा, कोई तार में शॉर्ट लगेगा, तो उसमें जो कि करंट अधिक मात्रा में प्रभावित होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता प्रतिरोध का सहायक मात्रक क्या होता है, जूल होता है, या ओम, या फिर एम्पियर, या फिर कूलम। फटाक से इसका राइट आंसर बताए। प्रतिरोध का सहायक मात्रक क्या होता है, फटाक से बोले तो ओम होता है। क्या होता है, ओम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है, सहसंयोजी, या विद्युत संयोजी, या फिर कार्बनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत वैद्युत संयोजी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 32 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इसका आंसर बोलिए, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या फिर अवतल लेंस, या फिर उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर बोलिए सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी। बताया इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्लियर है। किसका उपयोग होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में, उत्तल लेंस का होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता मानव नेत्र में क्या होता है। मानव नेत्र में क्या, अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या फिर लेंस नहीं होता है, फिर उत्तल दर्पण होता है। बताया मानव लेंस में, बताया फटाफट बोलिए। तो मानव लेंस जो है कि उत्तल लेंस का होता है। किसका, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, या फिर वोल्ट मीटर, या एम्पियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। धारा मापने के यंत्र को फटाफट बोलिए क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आपका आमीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, फटाफट देख लेता हूँ। कहता विद्युत धारा का सहायक मात्रक क्या है। विद्युत धारा का सहायक मात्रक एम्पियर है, या फिर वोल्ट मीटर, या आमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत धारा का सहायक मात्रक बोलिए क्या होगा भाई, क्या होगा, हाँ एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता जो नेत्र निकट की वस्तु को जो कि साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। फटाक से बोलिए। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। फटाक से बोलिए 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूरदृष्टि दोष होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत बताएं। ग्रह है, चंद्रमा है, कोयला है, या फिर सूर्य है। फटाक से राइट आंसर बोलिए। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत भाई आपका सूर्य है। क्लियर है। सूर्य जो कि प्रकाश देते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है ना। ठीक है, 1 है, या 2 है, या 3 है, या फिर 4 है। फटाक से बताए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल जो कि स्रोत है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या। फटाक से बोलिए। कोयला है, बिजली है, सूर्य है, या परमाणु बम है। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा। क्या होगा भाई, क्या होगा, सूर्य हो जाएगा। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है, सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बैंकिंग पाउडर का सूत्र बताया क्या होगा। Na2CO3, या फिर CaCO3, या फिर NaHCO3, या फिर NaNO3। इसका राइट आंसर बताया क्या होगा। फटाफट बोलिए 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 किसका सूत्र है, बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। माइंड में सेट रखिए। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता मनुष्य में वृक्क जो कि संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, श्वसन से, पोषण से, परिवहन से। फटाक से बोलिए मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। देखो उत्सर्जन का काम है खराब पदार्थ शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो वृक्क का काम वही है। आगे कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। बताए 7 या 5 या 4 या फिर 6। क्या होता है, राइट आंसर बताइए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 आवर्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। भाई वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, 0.01%, या फिर 0.05%, या 0.03%, या 0.02%। इसका राइट आंसर बताया क्या होगा। 43 का राइट आंसर की बात को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0.03%। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 1, 2, 4 या फिर 3।
तो इसका राइट आंसर बताए, फटाफट बताए राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में, यानी कि ओजोन का सूत्र की बात करो O3 होता है, क्लियर। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बना था। भाई कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बना था, राइट आंसर बोलिए क्या होगा। आयनिक यौगिक, क्या हाइड्रोकार्बन, या फिर हेलोजन, या फिर अम्लराज। तो इसका राइट आंसर बताया क्या होगा, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, हाइड्रोकार्बन। चलिए क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन क्या है, वसा एंजाइम है, या हार्मोन, या फिर कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन क्या, फटाफट बोलिए ऑक्सीजन क्या है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हार्मोन है, जो कि पेड़ पौधे में पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए 47 नंबर, कहता निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से जो कि संयोग कर नहीं करता, संयोग कर नहीं करता है ना, संयोग कर नहीं बनता है। तो ऑक्सीजन कौन सा पदार्थ जो है कि ऑक्सीजन से संयोग कर नहीं बनता है, ये होगा तांबा, गोल्ड, या फिर जिंक, या फिर पोटासियम। तो इसका राइट आंसर बताए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो गोल्ड होगा। क्या होगा, गोल्ड होगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग कर नहीं बनता, तो गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड यानी गोल्ड। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, निम्न में से कौन जो है आयनिक यौगिक है, फटाफट बताए इसका आयनिक यौगिक कौन है। CH4 है, CO2 है, या फिर CaCl2 है, फिर NH3 है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए फटाफट। इसका राइट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCl2 ऑप्शन नंबर सी, CaCl2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हो, तो कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक जो कि होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है लिखा गया, होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु, या बर्फ, या कांच, या फिर हीरा। डायरेक्ट बोलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है भाई, हीरा का होता है। किसका, हीरा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो कहता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। बोलिए फटाफट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, फैराडे, या फिर ऑस्टेड ने, या फिर एम्पियर ने, या फिर बोर ने। इसका राइट आंसर की बात करूँ तो क्या होगा, फटाफट बोलिए क्या होगा भाई, हाँ ऑस्टेड होगा। चलिए मैंने क्या क्या, ये आपका क्लास 1 था, इनमें से मैंने 50 प्रश्न बताया, और जो कि डेलीज बाय डेलीज क्लास आपका चलता जाएगा, जिनमें से कि 500 प्लस ऑब्जेक्टिव गैस किया वो प्रश्न आपको जो कि क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें से जो कि बहुत प्रश्न का जवाब जो कि अच्छी प्रकार से दे दिए होंगे, कुछ प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो अगले दिन जो है कि उस प्रश्न को अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए। क्या पता हो सकता है इस जो पहला क्लास में वो दूसरा का क्लास में भी रिपीट हो जाए। जब रिपीट हो तो वो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बस बताओ। अगर पसंद आए तो भाई इस वीडियो को जो है कि लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर दे, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिलने वाला है, टोटल वाइज टोटल, ताकि फाइनल एग्जाम में जाए तो आपका मन जो है कि पूरा फ्रेश हो जाए, कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो, कि फुल में फुल बना लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।